समझो क्या करना था। बच्चों एक आपके लिए बैड न्यूज है। ये एडवांस का सिलेबस रिवाइज हो गया और उसमें वो सारे मेंस वाले चैप्टर जुड़ गए जो अभी तक नहीं होते थे। तो नुकसान उसका उस तरह से नहीं है क्योंकि आप इन्वेस्ट कर ही रहे थे मेंस के लिए, तो कर लिया। बट पॉइंट वो चैप्टर्स मतलब बहुत थ्योरेटिकल से चैप्टर्स थे और शायद इसीलिए अभी तक होते भी नहीं थे मेंस में। तो मतलब क्योंकि अब जो एडवांस के हिसाब से करने पड़ेंगे तो वो बहुत मतलब हायर लेवल पे करने पड़ेंगे। तो जैसे अभी तक जो आपने पढ़ा उसमें कोई फर्क नहीं पड़ा। 11th में जाके तो सिर्फ पूरे 11th में एक टॉपिक का फर्क पड़ता है, जब चैप्टर है उधर भी फर्क पड़ता है। और उसमें जो मतलब वहां नहीं फर्क पड़ेगा। में है दो तरह जुड़ गए, बिल्कुल ही थ्योरेटिकल से होते थे। चैप्टर एक्सक्यूज मी नहीं सर। मतलब। हाँ जी। सर आवाज फिर से कट रही है। तो हाँ मतलब यस वो सर एक मतलब अप्रोक्सीमेटली दो चैप्टर्स कह सकते हो आप जो 12th के पढ़ते। केमिस्ट्री में भी ऐसे ही कुछ प्रैक्टिकल चैप्टर्स ऐड हो गए जो पहले नहीं थे। चलो कोई नहीं, देखते हैं। हाँ जी बच्चों इसमें ये बच्चों आपका एलिप्स हो गया मैथ्स में, तो उसके बाद होगा एलिप्स की प्रॉपर्टीज भी होनी है और फिर तब आप करोगे, ये भी साइंस नहीं है मेरे बताने का। आगे 44 चल एक मिनट 34 बच्चों क्या होता है जैसे ब्लैक होल की बात हो रही है तो ब्लैक होल का मीनिंग है जहां से लाइट भी एस्केप नहीं करती। तो मतलब वहां पर जो एस्केप वेलोसिटी है वो लाइट की स्पीड से भी ज्यादा हो, राइट। तो इसका मतलब लाइट भी वहां से एस्केप नहीं कर पाएगी। तो बस ये करना। 34 के बाद 36 36 है हाइट इक्वल टू अर्थ रेडियस बिफोर रिटर्निंग टू अर्थ द पावर एक्सर्टेड बाय ग्रेविटेशनल फोर्स इज ग्रेटेस्ट। तो लेट्स कीप इन माइंड की पावर क्या होती है, फोर्स इनटू वेलोसिटी, राइट। तो ऑप्शंस देखते हैं। एट द इंस्टेंट जस्ट बिफोर द बॉडी हिट्स द अर्थ, इस इंस्टेंट पे वेलोसिटी सबसे ज्यादा है, फोर्स भी सबसे ज्यादा है, क्यों? डिस्टेंस सबसे कम है, तो ये आंसर आ जाएगा। नहीं एक मिनट, अब दो ऑप्शंस हैं, एक ए भी है और एक सी भी है। एट द इंस्टेंट जस्ट आफ्टर द बॉडी इज प्रोजेक्टेड, इनमें से कौन सी चूज करोगे? क्यों? मतलब एफ डॉट वी करें ना हम तो मैथमेटिकली जो ज्यादा बड़ी वैल्यू हम उसको लेंगे, वो कब आएगा?
जब फोर्स और वेलोसिटी सेम डायरेक्शन में हो। आगे जब मेंशन नहीं है तो हम कुछ नहीं करते ऐसा। हाँ जी, 40th एनर्जी कंजर्वेशन, मोमेंटम कंजर्वेशन, और फिर बस रिलेटिव वेलोसिटी निकल जाएगी। हमने बच्चों पोटेंशियल पढ़ा था ग्रेविटेशन में, शेल थ्योरम भी पढ़ी थी पोटेंशियल के लिए, तो बस वो अप्लाई करते हैं। एक मास को सेंटर पे रखा है और मतलब वो शेल का खुद का मास है, तो आपको पूछा है a/2 डिस्टेंस पे, तो a/2 डिस्टेंस पे उस मास के खुद के कारण पोटेंशियल क्या होगा, -gm/r, जहाँ पे r क्या डलेगा, a/2, और शेल के कारण कितना होगा अंदर, जो उसकी सरफेस पे होता है। तो एक टर्म तो आई -gm/a/2, और दूसरी टर्म क्या आएगी, -gm/a। आगे टॉप ऑफ द हिल पे वेटलेसनेस लगनी चाहिए, तो वो कैसे होगा कि वहां पे नॉर्मल जीरो हो जाए, मतलब जो mg है दैट इज इक्वल टू सेंट्रीपिटल फोर्स, तो mg को mv²/r से इक्वेट कर दो, इससे आंसर आ जाएगा। mg को mv²/r से इक्वेट कर दो। वेटलेसनेस का मतलब क्या है, नॉर्मल रिएक्शन जीरो करना है, तो टॉप मोस्ट पॉइंट पे एफपीडी कैसे बनेगा, mg नीचे n ऊपर v²/r नीचे को। आगे 20 तो आपको ये जो एंगुलर स्पीड ओमेगा दे दी, उससे आपके पास टाइम पीरियड निकल आएगा, तो अब जियो स्टेशनरी सैटेलाइट का वो फॉर्मूला लगा दो, p = 2πr√r/gm, उससे रेडियस निकल आएगा। क्लियर बच्चों, और क्या करना था, आई पार्ट, हाँ जी, एक्सरसाइज 0 आई पार्ट, एक्सरसाइज 1 आई पार्ट। सेकंड क्वेश्चन कि ड्रॉपलेट्स ऑफ अ लिक्विड आर मोर स्फेरिकल देन लार्ज ड्रॉप्स। लार्ज ड्रॉप्स में शेप क्यों चेंज हो जाती है, mg ग्रेविटी के कारण वो शेप चेंज हो जाएगी, तो क्या आंसर आ जाएगा, बी आंसर आ जाएगा ना, कि ग्रेविटी डोमिनेट कर देगी। नहीं सॉरी, बी नहीं, सी नहीं, एक मिनट, स्फेरिकल पूछा है ना, कि स्फेरिकल वो क्यों रह पा रहे हैं, जो ड्रॉपलेट्स ऑफ, वही हाँ, तो ड्रॉपलेट्स ऑफ लिक्विड पूछा है कि वो स्फेरिकल क्यों रह रहे हैं कंपेयर टू लार्ज। तो स्मॉल में स्फेरिकल रहने का रीजन क्या है, कि वहां पे सरफेस टेंशन फोर्स ही सब्सटेंशियल है जो उनको स्फेरिकल रख रही है, तो भी आ गया ना। आगे थर्ड, बस पता ही है थर्ड तो क्या आएगा, जब आप बेसिकली उसको हीट करोगे तो वो मेल्ट कर जाएगा, तो लिक्विड बन गया,
लिक्विड एयर के कांटेक्ट में आ गया तो सरफेस टेंशन की फोर्स उसको मिनिमाइज करना चाहेगी। वही कह रहा हूँ कि ग्लास को जब आपने मेल्ट किया तो वो लिक्विड बन गया, वो जो लिक्विड है वो उस पर सरफेस टेंशन फोर्स आ गई, तो उस कारण से वो ऐसी शेप लेना चाहेगा जिससे उसका एरिया मिनिमाइज हो। वो ऐसी शेप स्फेरिकली होती है। ठीक है, स्क्वायर फ्रेम को डिप किया, membrane is formed. If the surface tension of the liquid is T, the force acting on the frame will be गलत हो गया क्वेश्चन। क्या दिया आंसर? सी दिया। क्या दिक्कत है इसमें? बेसिकली ये आंसर तो इस हिसाब से निकला है कि उन्होंने कहा कि स्क्वायर फ्रेम को डिप कर दिया, बाहर निकाला, दोनों साइड से एयर के कांटेक्ट में, तो हर साइड पे कितनी फोर्स लगी? हर साइड पे 2SL लगी, तो उन्होंने उसको चारों तरफ से ऐड किया और 8SL आंसर दे दिया। इसमें गलती क्या है? फोर्स को ऐसे थोड़ी ऐड करते हैं। दिस क्वेश्चन डज नॉट मेक एनी सेंस। या तो ये पूछा जाना था कि एक साइड पे कितनी फोर्स लग रही है, और अगर यार नेट फोर्स की बात करें तो आंसर क्या बनना था? तो 0 बनता। 8SL का तो कोई लॉजिक ही नहीं बनता ना, कि आपने चार अलग अलग डायरेक्शंस की फोर्स की स्केलर एडिशन कर दी, तो बिल्कुल ही यूजलेस चीज हो गई। तो प्लीज करेक्ट इट, मतलब ऐसा कर दो, द फोर्स एक्टिंग ऑन वन साइड विल बी। नहीं, उससे क्या फर्क पड़ेगा? ऐसे एक स्क्वायर है, आपने उसकी दोनों साइड्स ले ली, अब वो स्क्वायर कितना थिक है उससे क्या फर्क पड़ेगा? नहीं, फोर्स तो अंदर कोई लगनी है ना, ऐसे फोर्स तो ऐसी लगनी है ना जो मेम्ब्रेन को कंप्रेस करे। और फिर इसका आंसर बचो 2TL कर दो। और कोई? डन। सिक्स्थ, पोटेंशियल एनर्जी ऑफ मॉलिक्यूल ऑन द सरफेस ऑफ अ लिक्विड एज कंपेयर टू इनसाइड। तो सरफेस वाले के पास सरफेस एनर्जी होती है, तो इसलिए वो ज्यादा हो गया, ग्रेटर। तो सरफेस एनर्जी इज आल्सो टाइप ऑफ पोटेंशियल एनर्जी, वो हमने लिखा अभी था कल। क्लियर टू ऑल? बढ़े आगे। ओके, अच्छा क्वेश्चन ट्राई करना।
आसान है बच्चों, बिल्कुल कुछ भी नहीं है। सिंपल एक्सेस प्रेशर का क्वेश्चन है। हो गया, क्या आंसर आ गया? क्या करना था? बस जो बाहर वाला प्रेशर है उसके अंदर एक्सेस प्रेशर ऐड हो जाएगा। बाहर कितना होना था? पी नॉट प्लस रो जी एच। एक्सेस कितना होना था इस केस में? 2s/r या 4s/r? 2s/r। क्यों? एक ही सरफेस एयर के कांटेक्ट में, तो इसलिए ये आंसर बन गया। क्लियर बच्चों? ठीक है बच्चों, ये नहीं करना अभी, ये आपके इसमें आएगा, मॉड्यूल का ही क्वेश्चन है, एक बार ट्राई करना फिर करेंगे। ओके, नेक्स्ट बच्चों क्या होता है, अगला जो हमारा टॉपिक है दैट इज एंगल ऑफ कॉन्टैक्ट। ठीक है, स्टिल वी आर कंटिन्यूइंग विद नॉन आइडियल फ्लूइड्स एट रेस्ट। बिल्कुल सेम चल रहा है पिछले साल के हिसाब से ना। आज कितनी है? 24, 25। बस ये फर्क है, उनकी 3 क्लासेस होती थी हफ्ते में, तुम्हारी 4 होती हैं। ओके, तो अच्छा आपने ऑब्जर्व किया होगा कि जैसे स्पेशली इन केमिस्ट्री और कभी टेस्ट ट्यूब के अंदर देखिए, किसी ने टेस्ट ट्यूब कहाँ पे देखिए? कराते हैं स्कूल में कोई? तो आपने देखा है कि लिक्विड लेवल जो होता है वो हॉरिजॉन्टल नहीं होता, वो थोड़ा सा ऐसे कर्व्ड शेप में होता है, जैसे मैंने यहाँ दिखाया हुआ है। सबने ऑब्जर्व किया है ये? क्या अब नहीं किया तो मान लो, ठीक है। स्पेशली मतलब ग्लास के अंदर अगर पानी होगा, पतले से ग्लास के अंदर, तो आपको ये दिखेगा। तो अब इसका रीजन क्या होता है बच्चों, कि अगर मैं ये वाला पॉइंट लूं, पॉइंट पी पे आप ये मानते हो कि सॉलिड, लिक्विड और गैस तीनों कांटेक्ट में है ना? सॉलिड, लिक्विड और एयर बेसिकली तीनों कांटेक्ट में है। तो यहां पर उन तीनों की एडहेसिव कोहेसिव फोर्सेस लग रही हैं। अभी तक हमने जितने केसेस पढ़े वहां पे क्या होता था, हम तो सिर्फ लिक्विड और एयर की सरफेस टेंशन मानते थे। तो स्ट्रिक्टली स्पीकिंग यहां पर 3 तरीके की सरफेस टेंशन लग रही है, सॉलिड लिक्विड वाली, लिक्विड गैस वाली और सॉलिड गैस वाली। हम अभी तक जो करते थे वो सिर्फ लिक्विड गैस वाली थी, लेकिन यहाँ पे ये 3 लग रही। तो क्या होता है कि उन तीनों फोर्सेस को बैलेंस करने के चक्कर में जो शेप बनती है वो कुछ इस तरीके की बन जाती है। ठीक है, हमें उसकी मैथ्स में नहीं जाना कि एग्जैक्टली क्या होता है,
वी जस्ट नीड टू नो कि भाई हाँ 3 लगती हैं, ठीक है। और दूसरी बात ये कि जो हमें समझनी है कि उसके कारण जो शेप है वो थोड़ी सी चेंज हो जाती है, ठीक है। एक बार ये नोट डाउन करो यहाँ पर। तो बच्चों वी आर इंटरेस्टेड इन दिस एंगल थीटा, ठीक है। ये एंगल थीटा देखो बच्चों कैसे डिफाइन हो रहा है। हम पॉइंट पी पर बच्चों दो टेंजेंट्स बनाते हैं। वन इज द टेंजेंट टू द लिक्विड सरफेस, अदर इज द टेंजेंट टू द सॉलिड सरफेस। और ये जो टेंजेंट की डायरेक्शन है वो किधर को है? अवे फ्रॉम द लिक्विड, है ना। अवे फ्रॉम द लिक्विड थी, इसीलिए यहाँ पे ऊपर को बनानी, तो नीचे को भी बन सकता था। सेम बात ये जो मैंने ऊपर को दिखाया ये नीचे को भी बन सकता था। तो हमारी डेफिनेशन में ही है कि एंगल बिटवीन द टेंजेंट्स कहाँ पे ड्रॉ करने हैं? जहाँ पे तीनों मीडियम इंटर मीट कर रहे हैं, और टेंजेंट की डायरेक्शन क्या रखनी है? अवे फ्रॉम द लिक्विड। तो ये डेफिनेशन हमने लिखनी है बच्चों, ये लिखो। रिटर्न बच्चों, मतलब यू शुड नो कि इसका रीजन क्या है, ये जो तीन अलग अलग टाइप की सरफेस टेंशन लगी। ओके, तो नाउ लेट्स अंडरस्टैंड कि इनकी प्रॉपर्टी, ये एंगल ऑफ कांटेक्ट की बच्चों क्या प्रॉपर्टीज होती हैं। फर्स्ट प्रॉपर्टी है वेरी ऑब्वियसली कि वो तीनों पे डिपेंड करेगा, एंगल ऑफ कांटेक्ट, सॉलिड, लिक्विड एंड गैस। नो डाउट मोस्ट ऑफ द टाइम्स जो गैस होती है वो तो एयर ही होती है, बट स्टिल वी शुड नो कि उसको चेंज करेंगे तो हमारे एंगल में कुछ चेंज आएगा। हाँ अभी आगे पढ़ेंगे, समझ आएगा। इट इज जस्ट कि वो फोर्सेस बहुत वीक होती हैं, ठीक है। तो
पतली में हमें वो प्रोमिनेंटली दिख जाता है, होता बड़े में भी है बट वो नेग्लिजिबल। ठीक है जी। सेकंड प्रॉपर्टी, दिस इज इंडिपेंडेंट ऑफ ग्रेविटी, है ना, क्योंकि मैंने आपको क्लियरली लिखवाया ये तो सिर्फ वो 3 सरफेस टेंशंस के इक्विलिब्रियम से बन रहा है, इसको ग्रेविटी से कोई लिंक नहीं। तो यहाँ पे अगर हमें कोई ऐसा क्वेश्चन आता है कि फ्री फॉल में है या सैटेलाइट में है, तो उसका आंसर क्या आएगा कि नो चेंज। अंडरस्टूड। थर्ड केस बच्चों, इसको इससे भी फर्क नहीं पड़ता कि अगर आपने ट्यूब को इंक्लाइन किया हुआ है, एंड फॉर द सेम रीजन, फाइनली तो फिर वही 3 फोर्सेस ने इक्विलिब्रियम में आना। मतलब ये अगर ट्यूब टेढ़ी होगी तो कुछ ऐसा हमें देखने को मिलेगा, बट एंगल वही बनेगा। रिटर्न। नेक्स्ट बच्चों, अगर हम बिल्कुल प्योर वाटर एंड ग्लास लेते हैं, तो उसके केस में एंगल ऑफ कांटेक्ट जो है वो 0 होता है। ठीक है, एंगल ऑफ कांटेक्ट 0 का क्या मतलब हुआ बच्चों? कैसी सरफेस? माइंड में पहले आएगा ऐसे, बट वो ऐसे नहीं है, बिल्कुल वर्टिकल है। एंगल 0 तो यहाँ बन रहा है ना, यहाँ एंगल क्या बन रहा है? 90 बन रहा है। हाँ, मतलब बेसिकली ये 0 कब बनेगा? अगर आप ध्यान से सोचो कि ये जो शेप है ये एग्जैक्ट हेमिस्फीयर बन जाएगा। हाँ। ये शेप बिल्कुल हेमिस्फीयर बन जाएगा एग्जैक्ट। तो बच्चों ऑफ कोर्स ऐसे तो केसेस और भी होते हैं, बट ये पर्टिकुलर हमें याद रखना है कि वाटर और ग्लास का 0 है। मतलब ये कई बार ऐसा होता है कि क्वेश्चन में नहीं दिया होता, तो हमें मान के सॉल्व करना होता। ठीक है, ऐसे ही दूसरा केस होता है बच्चों कि अगर हम मर्करी एंड ग्लास ले, उस केस में जो एंगल होता है वो 90 से बड़ा होता है, ऑब्ट्यूस। ये कैसे बनेगा? कुछ इस टाइप की शेप। तो बच्चों दीज आर स्टैंडर्ड फैक्ट्स, मतलब इसमें कोई वेरिएशन या कोई कुछ नहीं बनता। समझ गए बच्चों? अब बच्चों हम ये जो एंगल ऑफ कांटेक्ट है, इसको थोड़ा सा अडेसिव और कोहेसिव फोर्सेस के साथ रिलेट करेंगे। ठीक है, उसके लिए बच्चों हम एक तो इस फिगर को देखेंगे ध्यान से, और एक जो ऊपर वाला फिगर था। बच्चों यहाँ पर
क्या हम ऐसे सोच सकते हैं कि इन अ वे ऐसा हुआ है कि साइड से जो वाटर है वो ग्लास के साथ चिपक गया, मतलब ग्लास जो है वो वाटर को अपनी तरफ उठा रहा है ना। तो सिमिलरली इस केस में बच्चों हमने ऐसे सोचना है कि तो यहाँ पे कौन सी फोर्स स्ट्रॉन्गर हुई बच्चों, ऊपर वाले केस में, ग्लास वाटर वाले केस में अडेसिव, कि यहाँ अडेसिव फोर्स ज्यादा है। और जो नीचे वाला केस है इसको हमने ऐसे सोचना है कि लिक्विड वापस खींच रहा है, अपने तरफ खींच रहा है, तो यहाँ कौन सी फोर्स स्ट्रॉन्गर हुई, कोहेसिव। ठीक है, तो विदाउट एनी मैथमेटिकल रिलेशनशिप हम ऐसा कह सकते हैं कि जितना, ध्यान से देखो, जितना एंगल ऑफ कांटेक्ट कम है मतलब उतना अडहेसिव फोर्सेस स्ट्रॉन्गर है, और जैसे जैसे एंगल ऑफ कांटेक्ट बढ़ता है तो क्या होता है, कोहेसिव फोर्सेस बढ़ती जाती है। अब इसी को साथ में ही हम सरफेस टेंशन के साथ भी रिलेट कर लेते हैं। बताओ अगर कोहेसिव फोर्सेस ज्यादा हैं तो हम क्या बोलेंगे कि सरफेस टेंशन कम है या ज्यादा है? ध्यान से सोचना। अगर हम कहते हैं कि कोहेसिव फोर्सेस ज्यादा हैं तो व्हाट कैन वी से अबाउट सरफेस टेंशन फोर्स, वो कम होएगी या ज्यादा होएगी? ज्यादा होएगी, है ना। एंड सिमिलरली जितना अडहेसिव फोर्सेस ज्यादा होंगी उतना सरफेस टेंशन कम होएगी। तो मतलब हमने तीन क्वांटिटीज को इकट्ठे रिलेट करना है कि जैसे जैसे एंगल ऑफ कांटेक्ट बढ़ेगा तो क्या होगा, व्हाट विल हैपन टू कोहेसिव फोर्सेस, वो बढ़ेंगी, एंड व्हाट विल हैपन टू सरफेस टेंशन, कम होगी। ठीक है, तो एज कोहेसिव फोर्सेस इंक्रीजेस, पहले तो ये पॉइंट देख लेते हैं कि सरफेस टेंशन बढ़ती है, और जब एडहेसिव फोर्सेस बढ़ती हैं तो सरफेस टेंशन कम होती है। ठीक है, तो जो इसको हम प्रैक्टिकली भी सोच सकते हैं, मतलब जैसे एक सिंपल सा एग्जांपल लेते हैं, जैसे व्हाट इज द ब्रॉड वर्किंग प्रिंसिपल ऑफ सोप। मान लो हमारे हाथ गंदे हैं तो हम कहते हैं कि सिंपल पानी से नहीं धुलेंगे, अगर हम सोपी वाटर ले लेंगे तो उससे धुल जाएंगे। क्या हो रहा है, मतलब आई एम नॉट गोइंग इनटू द केमिस्ट्री, फिजिक्स वाइज क्या हो रहा होगा, अगर सोप सोल्यूशन है, अगर उसको मैंने अपने हाथों पे लगाया तो क्या कर रहा होगा सोप सोल्यूशन, बेसिकली वो डर्ट पार्टिकल्स को अपने तरफ खींच रहा है। वो कब खींच पाएगा, जब सोप सॉल्यूशन की एडहेसिव फोर्सेस स्ट्रांग होंगी। मानते हो बात? तो बेसिकली क्या होता है कि जब हम पानी के अंदर सोप डालते हैं तो सरफेस टेंशन को क्या होना चाहिए, उसकी कम हो जाती है, ठीक है, ताकि उसकी एडहेसिव फोर्सेस बढ़ जाए। दिस इज एग्जैक्टली व्हाट हैपेंस जब हम कहते हैं कि हमने अपने सिर में तेल लगाया हुआ है। आप सिंपल पानी डालोगे तो वो तेल निकलता है? नहीं। जब हम कहते हैं कि हमने सोप लगा लिया, हमने शैम्पू लगा लिया, तो निकल जाएगा। क्यों? पहले ऑयल पार्टिकल्स आपके बालों के साथ चिपके हुए हैं, यही जब आपने सोप लगाया तो सोप की एडहेसिव फोर्स ज्यादा है, तो वो उन ऑयल पार्टिकल्स को अट्रैक्ट कर ले। क्या ये बात समझ आती है? सिमिलर लाइंस, इसको एक और तरीके से रिलेट करते हैं हम टेम्परेचर के साथ। जैसे हम कहते हैं कि कई बार भी अगर बहुत गंदे कपड़े हैं तो उनको वॉशिंग मशीन में अगर धोना है तो हम एक तो कहते हैं कि चलो सर्फ डालना है, वो तो डलेगा ही, साथ में हम ये भी कहते हैं कि गर्म पानी में धो। कभी सुना? तो गर्म पानी का भी क्या लॉजिक है कि जो गर्म पानी होता है वो, जितना हम पानी को गर्म करते हैं उसकी सरफेस टेंशन कम हो जाती है। तो अगेन सरफेस टेंशन कम होगी तो क्या होगा, एडहेसिव फोर्सेस स्ट्रांग हो जाएंगी, तो वो डस्ट पार्टिकल्स को खींच सकता है। तो ये अगर आप जो
शायद आपने टीवी में कभी ऐड देखी हो, ये एरियल की या सर्फ एक्सेल की, वो दिखाते नहीं कि भाई कपड़ा डाला और उससे डस्ट पार्टिकल निकल रहे हैं, तो वो प्रैक्टिकली क्या चीज है, सरफेस टेंशन। हाँ, आया समझ बच्चों? तो ये हम कुछ पॉइंट्स लिखते हैं। ऐसे ही बच्चों हम कहते हैं कि सर्दियों में गरम चीज खाने में ज्यादा अच्छी लगती है, गरम पकौड़े या गरम चाय कंपेयर टू कोल्ड। सेम लॉजिक, गरम होगा तो सरफेस टेंशन कम हो गई, एडहेसिव फोर्स बढ़ गई, तो क्या होगा, टंग के साथ ज्यादा कांटेक्ट होगा तो ज्यादा टेस्ट आएगा, राइट? आगे समझ? प्लेट ऑल। यहीं से बच्चों एक और एग्जांपल हम समझ सकते हैं। जैसे आप मान लो फर्श पे पानी गिर जाए, इज इट पॉसिबल कि आप सारे का सारा पानी दोबारा ग्लास में रिकलेक्ट कर लो? क्यों? कुछ ना कुछ पानी तो फर्श पे रह ही जाएगा। वो क्यों रह जाता है? क्योंकि पानी और फर्श की एडहेसिव फोर्सेस होती है। ठीक है, मान लो मैं आंखें बंद करके अपना हाथ पानी के अंदर डालूं और बाहर निकालूं, तो विल आई स्टिल फील कि हाँ मेरा हाथ गीला हुआ? जो हम कह रहे हैं कि हाथ गीला हो गया, उसका मतलब क्या है? कि पानी के कुछ पार्टिकल्स मेरे हाथ के साथ चिपक गए ड्यू टू सरफेस टेंशन। ठीक है, यहीं पे आप ऑपोजिट एग्जांपल लो। शायद कभी आपने देखा हो, जैसे कभी थर्मोमीटर या जो बीपी वाली मशीन होती है, अगर वो टूट जाए तो जो उसकी मरकरी होती है, तो मरकरी छोटे छोटे ड्रॉप्स बन जाते हैं और वो इधर उधर फैल जाएगी। ठीक है, तो आप तोड़ के देख लेना, क्या बड़ी बात है। ठीक है, बट ध्यान रखना मर्करी इज पॉइजनस, पता ही होगा सबको। तो जैसे अगर आप मतलब आपका थर्मोमीटर अगर टूट गया तो वो मर्करी फर्श पे गिरेगी। जैसे ही वो फर्श पे गिरती है उसके ड्रॉप्स बन जाते हैं। ड्रॉप्स क्यों बनेंगे तो हमें समझ आई क्या, कोहेसिव है तो सरफेस टेंशन ज्यादा है, तो वो ड्रॉप्स इधर उधर फैल जाएंगे। तो अगर आप केयरफुली पेपर के ऊपर उन सारे ड्रॉप्स को इकट्ठा करके ट्यूब में डाल दो, तो एग्जैक्टली सेम वॉल्यूम आपको मिल जाएगा जितना पहले था। ऐसा क्यों हुआ? कि मर्करी की कोहेसिव फोर्स बहुत ज्यादा है, एडहेसिव फोर्स बहुत कम है, तो वो पेपर के साथ फर्श के साथ चिपकती नहीं, वहां पे उसका कोई पार्टिकल रहेगा ही नहीं। उसके सारे पार्टिकल्स आपस में इकट्ठे रहेंगे, इसलिए आप उनको बाद में कंबाइन कर सकते हो। सरफेस टेंशन, वो तो जितना सरफेस टेंशन ज्यादा होएगी, नहीं वो तो फिर ग्रेविटी का भी इफेक्ट है, सब कुछ है, उसके हिसाब से होगा। क्या ये बात समझ आई? तो वो इस मूवी में है, टर्मिनेटर देखी हुई है? तो किसी मूवी में औरों में भी होगा, मुझे पक्का लग रहा है कि जैसे बंदे को पता नहीं गोली मारी या कुछ किया, उसके छोटे छोटे पार्ट्स बन गए, फिर वो सारे पार्ट इकट्ठे हो गए फिर से। हाँ उसमें भी था शायद रोबोट में शायद था। हाँ उसमें भी होगा वो। तो वो सेम यही चीज है। ठीक है, समझ गए? तो मैं मरकरी के लिए समझाना चाह रहा हूँ आपको। तो बाय सेम लॉजिक, अगर आप अपना हाथ मरकरी में डालो और बाहर निकाल लो, तो आपको बिल्कुल वेट फील नहीं होगा, क्योंकि मरकरी का कोई पार्टिकल आपके हाथ के साथ चिपकेगा ही नहीं। हाँ बिल्कुल। आगे समझ बचो ये। तो अगेन
जो मैं आपको समझा रहा हूँ ये सिर्फ थ्योरेटिकली आ सकता है, कुछ इस पे न्यूमेरिकल नहीं बन सकता। आगे बढ़े। ओके, नेक्स्ट टॉपिक बच्चों नाम लिखो कैपिलैरिटी। ये भी सुना होगा कहीं ना कहीं कैपिलरी एक्शन, कि नहीं? कहाँ सुना, क्या होता है ये? पानी ऊपर चढ़ जाता है, ऐसा कुछ होता है उसमें? कहाँ पे होता है? अच्छा ठीक है, एग्जैक्टली यही सेम चीज प्लांट्स में भी तो होती है, रूट से पानी ऊपर चढ़ रहा है। तो अंडरलाइन कंसेप्ट बच्चों क्या है कि अगर आप बेसिकली एक पतली सी ट्यूब लेते हो, ठीक है, अगर आप एक पतली सी ट्यूब को लिक्विड के अंदर डालते हो तो बाय इटसेल्फ इट इज पॉसिबल कि उसके अंदर या तो पानी ऊपर चढ़ जाए, पानी या लिक्विड, या वो उसके अंदर डिप कर जाए। ठीक है, तो अगेन क्या होता है कि जहां पे एडहेसिव फोर्सेस स्ट्रॉन्गर होती हैं, जैसे वाटर वाले केस में ये ऊपर चढ़ेगा, जहां पे कोहेसिव फोर्सेस स्ट्रॉन्गर होती हैं मर्करी वाले केस में जो लेवल है वो डिप कर जाए। आप ध्यान से देखो, यहाँ पे मैंने ऊपर रेस किया है और इस तरह से दिखाया है, ठीक है, यहाँ डिप किया है और जो कर्वेचर है वो उल्टा दिखाया, ठीक है। तो ये जो फिनोमिना है कि एक लिक्विड का राइज या फॉल इन अ नैरो ट्यूब, दैट इज नोन एज कैपिलरी एक्शन। ठीक है जी, बारे नोट करो डेफिनेशन। और कहाँ बच्चों देखने को मिलता है ये फिनोमिना? पानी के ऊपर टिश्यू पेपर रखो तो टिश्यू पेपर ऊपर तक वेट हो जाता है। और आप जैसे चौक लो और अपना पायलट पेन लो, वो चौक पे आप एक तरफ रखो तो भी उसमें ब्लू कलर आगे तक फैल जाता है। जो कैंडल होती है या फिर जो दिया होता है उसमें भी तो जो वैक्स है वो अपने आप ऊपर जा रही है ना, उसमें राइस करके, वो जो कॉटन की विक होती है वहां पर भी ये फिनोमेना इन्वॉल्व है। नहीं अभी ये सीधा नहीं पता चल रहा, ब्रॉडली सोच सकते हैं कि हाँ भाई ग्लास के साथ एडहेसिव फोर्स है तो ऊपर उठ गया उसके साथ, ठीक है, बाकी तो मैथमेटिकली अभी निकालेंगे। ठीक है, जो मैथ्स में अभी करेंगे उससे एकदम दिख जाएगा कि कहाँ पे क्या होना चाहिए। हाँ अभी देखते हैं, वो सारा अभी हमारी डेरिवेशन में सब क्लियर हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पे कई चीजें कॉन्ट्राडिक्ट सी कर रही लग रही है ना कि यार ये कैसे हुआ कि ग्रेविटी को डिफाई करके अपने आप ऊपर उठ गया, या प्रेशर का अब क्या होगा, सारा कुछ देखते हैं अब। ओके, तो जो सबसे पहले ये बताओ कि जैसे नाउ विल ड्राइव एन एक्सप्रेशन बच्चों, तो आप ये फिगर बनाओ ऐसे, ठीक है। फॉर द टाइमिंग हम ये मान रहे हैं कि लेट्स से कि लिक्विड लेवल राइज कर गया, तो हमें हाइट h निकालनी है। वी आर गिवन द रेडियस ऑफ द ट्यूब एंड वी नो द डेंसिटी ऑफ द लिक्विड एंड हमारे पास सरफेस टेंशन s है। हम 4 पॉइंट्स लेंगे बच्चों एज शोन इन द फिगर, एक लिक्विड के जस्ट ऊपर, एक जस्ट नीचे,
3 और 4 नीचे बेस वाले लेवल पे। हाँ 1 हवा में। बहुत ही अच्छी डेरिवेशन है बच्चों, ये आप देखोगे बेसिकली ये ना हमारे पूरे चैप्टर की रिवीजन है। बच्चों सबसे पहला काम जो हमें करना है, ये जो लिक्विड की सरफेस बन रही है वो एक कर्व सरफेस बन रही है, ठीक है। एंड यू रियलाइज कि ये 3D में 2D में नहीं है, तो मतलब ये आर्क नहीं है, ये एक तरह से क्या क्या कहेंगे इसको, स्फीयर का पार्ट है, राइट। दिस इज पार्ट ऑफ सम स्फीयर, मानते हो। तो सबसे पहला काम तो ये है कि ये जिस भी स्फीयर का पार्ट है हमें उसका रेडियस ढूंढना है, ठीक है। तो ट्राई टू फाइंड दिस। आपके पास स्मॉल आर है और आपके पास थीटा है, तो जस्ट इमेजिन दिस थिंग टू बी पार्ट ऑफ सम स्फीयर, ठीक है। और उस स्फीयर का रेडियस ढूंढो, सिंपल ज्योमेट्री। हाँ भाई हो गया। तो आपका देखो इस तरह से बनेगा फिगर, है ना। तो क्या रिलेशन आ गया, स्मॉल आर बाय कैपिटल आर इज इक्वल टू कॉस थीटा। तो यहां से कैपिटल आर आ गया, ठीक है। ये बच्चों हम कैपिटल आर क्यों इंट्रोड्यूस कर रहे हैं, फॉर सम रीजन वी आर इंटरेस्टेड इन नोइंग द रेडियस ऑफ दिस सरफेस। सो प्लीज कीप इन माइंड कि इस सरफेस का रेडियस या फिर ट्यूब का रेडियस दो अलग बातें हैं, है ना। क्या ये बात समझ आती है बच्चों। हाँ ऑफ कोर्स, अगर एंगल थीटा 0 होता, मतलब प्योर वाटर और ग्लास वाला केस होता, तो क्या होता, तो सेम हो जाते रेडियस दोनों के। क्लियर सो फार।
ओके, अब बच्चों आप मुझे ये बताओ, ये जो फिगर है 0.1 का प्रेशर क्या है? पी नॉट। क्यों? एयर के कॉन्टैक्ट में। अब बच्चों इमेजिन करो कि यहाँ पे कोई स्फीयर बना हुआ था ऐसे पूरा, ठीक है? वो स्फीयर इमेजिन करते हुए बताओ 0.2 का प्रेशर क्या होगा? ये लिक्विड सरफेस का स्फीयर है एक, ये स्फीयर का ही एक पार्ट है। तो 0.1 और 0.2 के प्रेशर्स में क्या रिलेशन होगा? सरफेस के जस्ट नीचे है, 0.1 सरफेस के जस्ट ऊपर है। स्फेरिकल सरफेस, स्फेरिकल सरफेस एयर के कांटेक्ट में लिक्विड की, तो एक्सेस प्रेशर वाला कंसेप्ट लगेगा। बस एक बार ये सोच लो ध्यान से कि कहाँ का प्रेशर ज्यादा होगा, 1 का या 2 का? कंसेप्ट यहाँ पे एक्सेस प्रेशर का लगेगा क्योंकि एक लिक्विड सरफेस है स्फेरिकल जो एयर के कांटेक्ट में आ रही है ना? तो उसमें 1 और 2 में से किसका प्रेशर ज्यादा होगा? 1 का ज्यादा होगा, है ना? दिस इज लाइक एन एयर बबल इनसाइड लिक्विड, इजंट इट? बस फर्क क्या है कि वो पूरा नहीं बना हुआ, उसका थोड़ा सा पार्ट है। तो 0.1 और 0.2 के प्रेशर्स में क्या रिलेशन होगा? कैन वी से P1 माइनस P2 इज इक्वल टू 2S/R, जहां पे R क्या होगा? कैपिटल आर। तो हम इसलिए हमने वो रेडियस ढूंढा था क्योंकि हमें उसको एक्सेस प्रेशर के अंदर यूज करना। ठीक है जी, तो हमारे पास 0.1 का प्रेशर आ गया एज मतलब P2 प्लस 2S/R। यहां तक सबको समझ आ गया? ठीक है, तो इस फिगर से अगर आप सोचो कि 1 यहाँ पे और 2 यहाँ पे, तो एकदम बात क्लियर हो रही है कि 1 का प्रेशर ज्यादा होगा। क्लियर सो फार? ओके, तो अब बच्चों हमारे को 0.1 का प्रेशर पता है, P नॉट है। 0.2 का प्रेशर क्या है? P नॉट माइनस 2S/R। क्लियर? फिर 0.3 का प्रेशर क्या है? 0.3 का प्रेशर क्या होना चाहिए बच्चों? मतलब इस लिक्विड के अंदर से अगर हम मूव करें 2 से 3, किसके अंदर प्लस रो जी एच? P1 प्लस रो जी एच या P2 प्लस रो जी एच? P2 प्लस रो जी एच। क्यों? क्योंकि 2 पॉइंट लिक्विड में, 1 नहीं है लिक्विड में, है ना? तो 0.3 का प्रेशर हो गया P2 प्लस रो जी एच। 0.4 का प्रेशर क्या है? P नॉट। तो 3 का प्रेशर भी क्या होना चाहिए? P नॉट ही होना चाहिए। मानते हो सारे? तो इसको जब हम बच्चों इक्वेट करते हैं, क्या बन गया?
तो हमारे पास ये H का फॉर्मूला बन गया. This is known as बच्चों a scent formula. तो अच्छा देखो आप इस डेरिवेशन में कौन कौन से कंसेप्ट रिवाइज हुए. वेरिएशन ऑफ प्रेशर इन हॉरिजॉन्टल, वेरिएशन ऑफ प्रेशर इन वर्टिकल, एक्सेस प्रेशर, एंगल ऑफ कॉन्टैक्ट, है ना. 4 कंसेप्ट्स यूज हो गए इसमें. एंगल ऑफ कॉन्टैक्ट से स्मॉल आर कैपिटल आर का रिलेशन आया ना. और अब इस फॉर्मूला से आपको ये भी दिख रहा है कि जैसे फॉर अ केस लाइक मर्करी, जहां पे थीटा एंगल ऑब्ट्यूस होगा, वहां पे एच नेगेटिव आ गया. तो जैसे कि हम बात कर रहे थे कि वहां पे फॉल आएगा. ये एक कर्व सरफेस है. किस तरीके से? वो तो हम आइडियल लिक्विड मानते थे ना, वहां तो हम सरफेस टेंशन को इग्नोर ही करते थे. असली में जब सरफेस टेंशन होती है तो कर्वेचर के कारण थोड़ा सा चेंज हो जाता है. और बच्चों वो जो एक्सप्रेशन आया उसी से आपको ये बात भी समझ आ रही है कि आपको ये फिनोमिना बहुत पतली ट्यूब्स में ही देखने को मिलेगा, जहां पे क्या होता है बच्चों रियलिटी में एस इज वेरी स्मॉल. ठीक है, जैसे आपने बहुत सारे क्वेश्चंस भी किए होंगे, एस की वैल्यू क्या होती है? 10 की पावर -2 में होती है कुछ. अब यहाँ डिनोमिनेटर में रो आ गया 10 की पावर 3, जी आ गया 10, है ना. तो डिनोमिनेटर इज वेरी बिग. तो ये एच थोड़ा बहुत तभी आता है जब आपका आर बहुत छोटा हो. ठीक है, तो इसलिए आपको ये फिनोमेना बहुत पतली ट्यूब्स में देखने को मिलता है, बड़ी में नहीं मिलता. हाँ बच्चों, हो गया क्लियर? ओके. अगर बच्चों ट्यूब टेढ़ी रखी होगी तो क्या होगा? हाइट सेम आएगी, राइट. रिटन. हाँ, कौन सी दोनों? नीचे मतलब कर्वेचर उसका चेंज हो जाएगा, ये कह रहे हो? मतलब शायद ये कहना चाह रहे हो आप. यस. तो आप देखो बच्चों यहाँ पे एक तरह से उसका कनकेव है सरफेस, तो नॉर्मल सरफेस लिक्विड लेवल से ऊपर भी गया हुआ है. यहाँ पर सरफेस कॉन्वेक्स है और नॉर्मल लेवल से नीचे भी गया, दोनों इकट्ठे ही होंगे. क्लियर बच्चों?
ठीक है, ओके। अब जो एक केस आपने होमवर्क में ट्राई करना है, आप क्या करो, वो जो सरफेस, जो लिक्विड का जो पार्ट ऊपर हवा में उठा है ट्यूब के अंदर, उसका एफबीडी बना दो। ठीक है, और आपने उसका एफबीडी बनाकर फोर्सेस बैलेंस करके देखना है कि क्या आता है। जो पार्ट राइज किया, जो एच हाइट वाला लिक्विड है, उसका एफबीडी बनाना है आपने एग्जैक्ट, और फिर सॉल्व करके देखना। ना, इस पूरे की, जो पूरा बच्चों हाइट एच का पार्ट है, उसका एफबीडी। क्लियर बच्चों? ओके बच्चों, एक बात सोचो, ये जो हमने डेरिवेशन की, क्या इस डेरिवेशन में हमने कहीं पर भी ये यूज किया कि जो हमने ग्लास ट्यूब रखी है उसकी खुद की लेंथ कितनी है? हमने तो हाइट निकाली कि भाई लिक्विड की प्रॉपर्टीज के हिसाब से लिक्विड कितनी हाइट तक राइज करना चाहिए। अब एक बार सोचो कि अगर मान लो सॉल्व करके 2s cos थीटा बाय रो जी आर वाला फॉर्मूला लगाते हैं, जो हाइट आती है लेट्स से 10 सेंटीमीटर आती है, लेकिन जो आपने ट्यूब रखी हुई है वो खुद ही 6 सेंटीमीटर की है, फिर क्या होना चाहिए? क्या पानी को बाहर स्पिल कर जाना चाहिए? वो स्पिल नहीं करता पानी तो। हाँ वो तो ठीक है, बट उससे क्या फर्क पड़ा? एच तो हमने ओरिजिनल जहाँ पे भी ट्यूब से स्टार्ट हुई थी वहां से शुरू कर दिया मेजर करना। तो आप सिचुएशन समझ गए कि अगर ट्यूब की लेंथ इनसफिशिएंट हो तो बच्चों उस केस में क्या होता है कि कॉन्ट्ररी टू आवर इंट्यूशन कि ऐसा लग रहा है कि पानी बाहर निकल जाएगा, पानी बाहर नहीं निकलता, पर जब पानी टॉप पे पहुंचता है तो वो अपना कर्वेचर रेडियस चेंज कर लेता है। ठीक है, मतलब जैसे बच्चों मान लो ये आपकी एक ट्यूब थी जिसकी लेंथ एल थी, जो कि एच से कम है, जो फॉर्मूला से एच आ रहा है हमारा। ठीक है, तो उसके हिसाब से जो कर्वेचर बनना था वो ये ब्लू वाला बनना था, जो एंगल ऑफ थीटा था। तो क्या होता है कि जब लिक्विड यहां तक पहुंचता है, अब वो तो और ऊपर जाना चाह रहा था, जगह है नहीं उसके पास जाने की, तो वो क्या करता है, ऐसे थोड़ा सा फ्लैट हो जाता है। मतलब ये जो एंगल ऑफ कांटेक्ट है, क्या हो रहा है, ये ज्यादा हो जाता है। ये बात समझ आई? ठीक है, एक बार फिगर बनाओ, लिखो फॉर ट्यूब ऑफ इनसफिशिएंट हाइट।
लिख लिया बच्चों? तो होता क्या है बच्चों, देखो, नाउ लेट्स अंडरस्टैंड द मैथ्स। क्या होता है, मान लो आइडियली जो हाइट आनी चाहिए थी एज पर फॉर्मूला HO, वो 2s cos थीटा बाय रो जी आर आनी चाहिए थी। बट प्रॉब्लम क्या है, एल इतना बड़ा है ही नहीं कि ये हाइट अचीव हो पाए। ठीक है, तो अब ये लिक्विड क्या अरेंजमेंट करता है, लिक्विड को पता है कि वो लेफ्ट हैंड साइड पे इस वैल्यू को कितना कर सकता है, मैक्सिमम एल कर सकता है। राइट हैंड साइड पे कौन सी क्वांटिटी को वो चेंज कर सकता है, थीटा, और तो कुछ चेंज हो ही नहीं सकता। तो लिक्विड क्या करता है कि अपना राइट हैंड साइड पे थीटा ऐसे चेंज कर लेता है सच दैट ये जो एक्सप्रेशन है वो किसके इक्वल बन जाए, एल। तो जो थीटा है वो थीटा डैश बन गया सच दैट ये एल बन जाए। नहीं नहीं, हम तो कह रहे हैं कि पहले तो हम ये कह रहे हैं कि मान लो हमारे को ट्यूब की लेंथ का कोई चक्कर ही नहीं, तब कितनी हाइट तक जाता लिक्विड। तो चाहे समझ, तो मतलब आप समझ रहे हो क्या हुआ कि थीटा एंगल ही उस तरह से चेंज हो जाएगा कि उसके हिसाब से लेंथ बन जाए, राइट। तो इन अदर वर्ड्स अगर आप इन दोनों को डिवाइड कर दो बच्चों, तो क्या बन जाएगा कि h नॉट बाय कॉस थीटा इज इक्वल टू एल बाय कॉस थीटा डैश। बच्चों समझ आ गया सबको? ठीक है, तो मतलब एंगल जो है वो बढ़ जाएगा। क्या ये सबको समझ आ गया? जो प्लीज मार्क दिस कंसेप्ट एज वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि बाई चांस किसी भी एग्जाम में इस पे बेस्ड क्वेश्चन नहीं आया आज तक, तो कभी ना कभी तो आना है। तो देखो, लिक्विड को तो क्या हो रहा है ना, साइड से एडहेसिव फोर्स मिल रही है। तो जब लिक्विड यहाँ तक पहुंचेगा तो इस पॉइंट पे जाके उसको पता चलेगा कि भाई यहाँ एडहेसिव फोर्स नहीं आ रही, नीचे से धक्का लग रहा होगा जो उसको ऊपर उठाना चाह रहा है, तो इसलिए वो ऐसे शेप चेंज कर लेगा। Clear all? Okay. So this completes the third part of our chapter, non-ideal fluids at rest. तो बच्चों आपने ये देखा होगा कि ये जो हमारे इसकी डेरिवेशन कर रहे हैं कि कैसे हमने दोनों कंसेप्ट्स को इकट्ठे यूज कर लिया था वेरिएशन ऑफ प्रेशर में। तो यू विल सी सम क्वेश्चंस स्पेशली इन एक्सरसाइज 3 जहाँ पे ऐसे लिक्विड का कुछ शेप होएगी, मतलब उसकी सरफेस टेंशन और उसका रेडियस दिया होगा। तो जब आपको प्रेशर वेरिएशन लेनी है तो वहां पे दोनों टर्म्स आएंगी, रो जी एच वाली भी आएगी और ये 2s बाय आर वाली भी टर्म आएगी। क्लियर? So we move to the last part of this chapter, बच्चों, which is non-ideal fluids in motion. तो बच्चों होता क्या है, हमने यहाँ पर जो नॉन आइडियल फ्लूइड्स एट रेस्ट है, यहाँ पे हम किस टाइप की फोर्स की बात कर रहे थे, सरफेस के पैरेलल थी बेसिकली फोर्स। ठीक है,
तो जब हम नॉन आइडियल फ्लूइड्स इन मोशन की बात करेंगे, तब भी हम जिस फोर्स की बात करेंगे वो सरफेस के पैरेलल ही होने वाली है, मतलब इट इज अपार्ट फ्रॉम सरफेस टेंशन, उसके अलावा है। वो फोर्स बेसिकली है एक तरह से फ्रिक्शन फोर्स। ठीक है, तो जैसे हम सॉलिड्स में कहते हैं कि एक सॉलिड जब दूसरे सॉलिड के ऊपर मूव करता है तो उनके बीच में अगर रिलेटिव मोशन होती है तो फ्रिक्शन फोर्स आती है। इसी तरीके से बच्चों, अगर एक नॉन आइडियल फ्लूइड है और वो मूव कर रहा है, तो उस फ्लूइड की डिफरेंट लेयर्स के बीच में एक तरह से फ्रिक्शन फोर्स आती है, जो उन लेयर्स के बीच में रिलेटिव मोशन को अवॉइड करती है। तो एक बहुत बड़ा डिफरेंस फ्रिक्शन फोर्स से ये है, बिहेवियर वही है फ्रिक्शन फोर्स वाला, बट डिफरेंस ये है कि जो सॉलिड्स में फ्रिक्शन लगती थी वो तो दो अलग अलग सॉलिड्स के बीच में लगती थी, लेकिन लिक्विड्स में जो फ्रिक्शन लगती है वो कैसे लग रही है, सेम लिक्विड के ही डिफरेंट लेयर्स के बीच में लगती है। समझ रहे हो बात? तो ये वाली जो फ्रिक्शन फोर्स होती है इसको हम कहते हैं विस्कोसिटी। ठीक है, तो बच्चों इसको विजुलाइज करने का एक बहुत सिंपल तरीका ये है कि जैसे मान लो एक ग्लास के अंदर पानी है और आपने उस पानी को चम्मच से ऐसे शेक कर दिया और छोड़ दिया, तो वो पानी कुछ देर के बाद रेस्ट पे आ रहा है। वो क्यों आ रहा होगा? अगर विस्कस फोर्स होगी। अगर विस्कस फोर्स ना होती तो क्या होता? फिर तो पानी को घूमते रहना चाहिए। ठीक है, तो इसके बच्चों हम कुछ केसेस करेंगे। तो जैसे जो फर्स्ट पॉसिबिलिटी हो सकती है ये है बच्चों, जैसे मान लो जैसे इमेजिन एक लेक है, ठीक है, उस लेक के ऊपर पानी फ्लो कर रहा है या रिवर के अंदर पानी फ्लो कर रहा है। ठीक है, तो मतलब मैं लेक या रिवर एग्जांपल इसलिए रहा हूँ कि जैसे यहाँ पे कोई एक तरह से शेप नहीं है, जैसे पाइप के अंदर तो लिक्विड एक सिलेंडर की फॉर्म में मूव करता है, तो यहाँ पे मतलब एक तरह से आप सोचो प्रैक्टिकली क्या हो गया कि एक लिक्विड का बहुत बड़ा हॉरिजॉन्टल प्लेन है जो मूव कर रहा है। हाँ, तो क्या होता है बच्चों कि जो तो लिक्विड की लेयर बिल्कुल नीचे ग्राउंड के साथ कांटेक्ट में होती है, वहां पे तो हम वही मान लेते हैं कि जो बिल्कुल बॉटम मोस्ट लेयर होगी वो तो एडहेसिव फोर्सेस के कारण ग्राउंड के साथ कांटेक्ट में ही होगी। ठीक है, तो उसकी तो हम वेलोसिटी जीरो मान लेते हैं, या ऐसे कह लो कि जो सॉलिड सरफेस की वेलोसिटी है वही वाली वेलोसिटी होगी। अब जितना आप ऊपर जाते जाओगे उतना क्या होगा, लिक्विड लेयर्स की वेलोसिटी बढ़ती जाएगी। ठीक है, तो तो हो क्या रहा है बेसिकली कि जैसे अगर मैं टॉप मोस्ट लेयर की बात करूं, उसकी वेलोसिटी ज्यादा है, उससे नीचे वाली लेयर की वेलोसिटी कम है। तो जो नीचे वाली लेयर है वो टॉप मोस्ट लेयर पे एक फोर्स लगाएगी, किधर को? पीछे की तरफ। ठीक है, वो विस्कस फोर्स है। तो
ये वाला जो केस होता है जब फ्लूइड के प्लेन्स मूव कर रहे हैं बच्चों, इसको हम कहते हैं लैमिनार फ्लो। ठीक है, ये है स्ट्रीमलाइंड ही, बट यहाँ पे प्लेन की फॉर्म में है, हेंस द वर्ड लैमिनार। समझ आया बच्चों? मतलब बेसिकली हम क्या समझना चाह रहे हैं कि कैसे विस्कस फोर्सेस होने के कारण लिक्विड की अलग अलग जो लेयर्स हैं वो अलग अलग वेलोसिटीज लेती हैं। ठीक है, ऐसे ही बच्चों अगर मैं एक दूसरा केस लूं जहां पे हम बात करते हैं पाइप के अंदर फ्लो कर रहा हूँ लिक्विड, ठीक है, पाइप हो गया या सिलेंडर हो गया, तो वहां पे आप सोच सकते हो बच्चों क्या होगा कि साइड से तो चारों तरफ से सॉलिड आ गया एक तरह से, तो वहां पे वेलोसिटी खत्म हो गई, तो सबसे ज्यादा वेलोसिटी किस पार्ट की होगी? सेंटर। तो वहां पर जो वेलोसिटी वेरिएशन बन जाती है वो इस तरीके से बन जाती है। तो बच्चों एक ना ध्यान रखना जब आप ड्रॉ कर रहे हो, ऊपर आप देखो मैंने सारे वेक्टर्स को जो ज्वाइन करती हुई लाइन दिखाई है वो स्ट्रेट लाइन है, यहाँ पे जो सारे वेक्टर्स को ज्वाइन करती हुई लाइन है वो कर्व्ड है। ठीक है, तो एक्चुअली में ऐसा ही होता है। तो बच्चों मतलब व्हाट वी आर ट्राइंग टू अंडरस्टैंड इज कि डिपेंडिंग ऑन द सिचुएशन, डिपेंडिंग ऑन द ज्योमेट्री, डिफरेंट मतलब वेलोसिटी और डिस्टेंस के बीच में डिफरेंट टाइप के रिलेशनशिप्स हो। ठीक है, तो हम एक क्वांटिटी जो डिफाइन करते हैं जो वेलोसिटी को डिस्टेंस के साथ रिलेट करती है। ठीक है, उसको हम कहते हैं वेलोसिटी ग्रेडियंट। दिस इज गिवन बाय dv by dy or dv by dr depending on the situation.
बच्चों जहां पर भी, शायद मैंने आपको पहले भी बताया था, जहां पर भी कोई क्वांटिटी डिस्टेंस के साथ वेरी करती है उसको हम ग्रेडियंट कहते हैं। और कहाँ पे हम ग्रेडियंट डिफाइन कर सकते हैं? टेम्परेचर में कर सकते हैं। प्रेशर में हमने लिखा था डीपी बाई डी वाई, उसको प्रेशर ग्रेडियंट कहते हैं। क्लियर बच्चों? तो डिपेंडिंग ऑन दिस वेलोसिटी ग्रेडियंट, विस्कस फोर्स की अलग अलग वैल्यू आती है। ठीक है बच्चों? तो जो इट टर्न्स आउट कि जो रिलेशनशिप होता है, तो लैमिनार फ्लो में तो क्या होता है कि ये डीवी बाई डी वाई कॉन्स्टेंट होता है। तो इसीलिए बच्चों मैंने वहां स्ट्रेट लाइन बनाई थी। ठीक है, कांस्टेंट स्लोप। तो वहां पे तो आप उसको डेल्टा वी बाय डेल्टा वाई भी लिख सकते हो। आप और किसी केस में बता ही नहीं सकते, सो नो नीड टू वरी। मतलब आपको लैमिनार के लिए ही पता होना चाहिए। तो बच्चों विस्कस फोर्स का वेलोसिटी ग्रेडियंट के साथ ये रिलेशन बन जाता है, ये F इज इक्वल टू थीटा सम कांस्टेंट इनटू एरिया इनटू डीवी बाय डी वाई। ये जो कांस्टेंट है दैट इज नोन एज कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी। तो जस्ट लाइक वहां पे फ्रिक्शन का कोफिशिएंट था, ऐसे ही यहाँ पे कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी आ जाए। क्लियर बच्चों? यहाँ पे बस एक लास्ट चीज हमने करनी है बच्चों, ये ईटा के ढूंढना यूनिट्स एंड डायमेंशंस। ए एरिया, जिस एरिया के ऊपर ये फोर्स लगती है, तो ये भी फ्रिक्शन से डिफरेंट है काम। फ्रिक्शन पे तो एरिया पे डिपेंड नहीं करती थी, यहाँ पे करती है। बच्चों ये समझ आया कैसे लिखा है? अगर लैमिनार फ्लो है तो डीवी बाई डी वाई को डेल्टा वी बाई डेल्टा वाई भी लिख सकते हैं। और ये जो एफ वी ओवर ए हो गया बच्चों, क्योंकि ये फोर्स तो एरिया के पैरेलल थी, तो जब फोर्स एरिया के पैरेलल होती है तो कौन सा स्ट्रेस होता है? शेयर स्ट्रेस। तो यहाँ पर हम शेयर स्ट्रेस भी डिफाइन कर सकते हैं। जैसे अगर एक लिक्विड सरफेस ऐसे जा रही है तो विस्कस फोर्स उस पर पीछे को लगेगी, तो ये जो एरिया है उसके पैरेलल होगी ना। हाँ, तो बच्चों वो निकालना थीटा के यूनिट्स और डायमेंशंस। क्या आगे डायमेंशंस? एम, एल माइनस वन, टी माइनस वन, राइट। क्यों मैं इसकी बात कर रहा हूँ बच्चों कि इस केस में एक बार सीजीएस और एसआई यूनिट्स में रिलेशन निकालना, क्या बनेगा?
क्या आया भाई? 10 का फर्क आता है ना? तो यहां पर बच्चों क्या होगा कि जो इसके सीजीएस यूनिट्स हैं, ठीक है, जो कि ग्राम पर सेंटीमीटर सेकंड बन जाएंगे, उनका कॉमन, उसका एक कॉमन नाम है विच इज पोइस, ठीक है। तो एसआई यूनिट जो बनता है वो एक तरह से क्या बनता है, डेकापोइस। तो एक्चुअली क्यों मैं बता रहा हूं कि अगर इस चैप्टर का क्वेश्चन आएगा तो ईटा की वैल्यू हमेशा पॉइज में दी होगी, तो ध्यान क्या रखना है, उसको एसआई में कन्वर्ट करना है। और वो कन्वर्ट कैसे होगा मुझे पता था, इसीलिए बिल्कुल बेशरम होके लिख दो कि एसआई में कैसे कन्वर्ट होगा, 10 से डिवाइड होके, ठीक है। उस टाइम दिमाग नहीं लगाना, कुछ ना कुछ तो गलत करके आओगे पक्का। ठीक है बच्चों, अंडरस्टूड, ओके, चलो दैट्स इट। कल आपने एक तो वो आप कुछ 3B बची हुई है हमारी, ग्रेविटेशन 3B, और इसकी जो अगली एक्सरसाइज थी वो एंगल ऑफ कांटेक्ट और कुछ कैपिलैरिटी वाली थी ना, कुछ एक पता नहीं एक्सेस प्रेशर वाली थी, एक्सेस प्रेशर एंड कैपिलैरिटी शायद था। तो वो वाला आपने करना है पार्ट 01 का, ठीक है। थोड़ा सा बचा, 15 मिनट का बचा हुआ। अच्छा बच्चों ऐसा है कि इसके बाद, इस चैप्टर के बाद मैं आपको करवाऊंगा केटीजी, ठीक है। केटीजी में जैसे आप कह रहे थे कि आपने सारा कुछ किया हुआ है, तो आप नोट्स अपने लेके आओगे टुमारो ऑनवर्ड्स केटीजी वाले। मैं केटीजी तो सबने किया हुआ है ना, तो मैं चेक कर लूंगा नोट्स, और उसके अलावा जो भी कुछ एक्स्ट्रा होगा मैं आपको बता दूंगा, जितना कोई हमें फिजिक्स में रिक्वायर्ड है। साथ में ही हम उसके क्वेश्चंस करेंगे, मतलब क्वेश्चंस तो करने ही है। तो ठीक है, जो शायद मेरा टाइम बच जाएगा वो, आपने डेरिवेशन की हुई है उसकी, वीआरएमएस की, क्यूब लेके जो होती है। चलो आई चेक, जो जो भी मुझे लगेगा कि चीजें कुछ एक्स्ट्रा चाहिए मैं आपको बता दूंगा, फिर हम उसके वाला पार्ट कर लेंगे। बट हाँ, जैसे दैट विल टेक मैक्सिमम 2 क्लासेस, केटीजी वाला जो पार्ट है। उसके बाद हम करेंगे थर्मो, ठीक है। जिन लोगों ने हीट नहीं किया हुआ, किन कौन कौन है? हाँ मतलब उस टाइम नहीं किया था, मैंने आपको तब कहा था कि आप ने वीडियोस देख के या जैसे भी करके करना है। मतलब आइडियली तो बच्चों सीक्वेंस वाइज इसके बाद हीट बनता है, बट मैं हीट नहीं करवा रहा फिलहाल, मैं थर्मो करवा रहा हूँ, ताकि जिन लोगों ने हीट नहीं किया हुआ वो मीन टाइम में, मतलब हीट की वीडियोस देख के फिर मैं उसकी क्लास रख के, मतलब फिर से बाकी लोग भी एक्सरसाइज करोगे, ठीक है। मतलब ताकि फिर हम एक बार डिस्कस करके उसको प्रॉपर अपडेट कर लेंगे अपने पास। तो दिस इज फाइन कि फिर पहले केटीजी थर्मो कर लें, तब तक हीट के लिए टाइम मिल जाएगा आपको, राइट। ठीक है बच्चों।